द लॉ ऑफ रिटर्न्स और उत्पत्ति के नियम, या जिन्हें हम अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। हम उत्पादन फलन के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रुप के बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स के थर्ड यूनिट का चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बारे में पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे द लॉ ऑफ रिटर्न्स के बारे में, उत्पत्ति के नियमों के बारे में। व्हाट आर द लॉ ऑफ रिटर्न्स? उत्पत्ति के नियम क्या हैं कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधनों मीन्स इनपुट्स को उत्पाद में इस प्रकार से परिवर्तित करना कि साधनों की उपयोगिता में वृद्धि हो जाए, उत्पादन करना कहलाता है। टू क्रिएशन और टू क्रिएट और फॉर क्रिएशन और एडिशन ऑफ वैल्यू, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स into output is production in economics। अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधनों से किसी वस्तु का निर्माण करने या उसके उपयोग मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्पादन के साधनों को, जिन्हें हम इनपुट्स कहते हैं, आगत कहते हैं या पड़त कहते हैं, उनको आउटपुट में कन्वर्ट करना, उत्पादन करना कहलाता है। उत्पादन के साधनों और उत्पाद के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट इज प्रोडक्शन फंक्शन। इट इज कॉल्ड फिजिकल, क्वांटिटेटिव और टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ कमोडिटी इज प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन के अंतर्गत हम 3 बातों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, हम उत्पत्ति के नियम या द लॉ ऑफ रिटर्न्स जिसे हम कहते हैं, या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं जिसे हम, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि अल्पकाल में जब उत्पादन के कुछ साधन स्थिर और कुछ साधनों को परिवर्तनशील रखकर जब हम उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो उसे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल, जिन्हें हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, जबकि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करके जब हम उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन किस प्रकार का होगा, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और साथ ही हम इस बात की भी स्टडी करते हैं कि एक फर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, इनपुट्स हैं, उसके कौन से कॉम्बिनेशन को वो यूज करे कि न्यूनतम लागत पर उत्पादन किया जा सके, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम कितना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। सो प्रोडक्शन फंक्शन also studies about which combination of inputs a firm will choose to minimize its cost of production or to maximize its production। इन 3 बातों का अध्ययन हम प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत करते हैं। कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इसके बारे में हमने आइसो क्वेंट कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स के बारे में। अल्पकाल में उत्पादन फलन, जिसे हम उत्पत्ति के नियम भी कहते हैं, जबकि किसे कहते हैं उत्पत्ति के नियम? जबकि उत्पादन के एक या कुछ साधन को परिवर्तनशील रखकर और अन्य को स्थिर रखकर जब उत्पादन किया जाए तो इसे हम उत्पत्ति के नियम कहते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन when quantity of one or few inputs are variable and some remain constant is law of returns or short run production function। लॉ ऑफ रिटर्न्स क्या होते हैं, उत्पत्ति के नियम क्या होते हैं, इनको जानने से पहले
हम उत्पत्ति के नियमों के बारे में जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे और उनके आधार पर हम जानेंगे कि लॉ ऑफ रिटर्न्स क्या होते हैं, उत्पत्ति के नियम क्या होते हैं। राइट? तो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट इज कुल भौतिक उत्पादन, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, जिसमें कि परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन करने से जो टोटल प्रोडक्शन होता है, जो कुल उत्पादन होता है, उसको हम टोटल फिजिकल प्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि कुछ साधनों को स्थिर रखा जाए और 1 या 2 साधनों को वेरिएबल रखा जाए, से श्रम और पूंजी की मात्रा को परिवर्तनशील रखा गया है और उत्पादन के अन्य साधनों को, भूमि को हमने कांस्टेंट रखा है। और तब अब अगर हम श्रम और पूंजी की मात्रा में परिवर्तन करें, उसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो उसके कारण टोटल प्रोडक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन में जो परिवर्तन होता है, उसको हम कुल भौतिक उत्पादन या टोटल फिजिकल प्रोडक्शन कहते हैं। तो जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसको हम टीपीपी कहते हैं। सीमांत भौतिक उत्पादन क्या होता है कि परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हो जाए, उसे हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन कहते हैं एंड इसका शॉर्ट फॉर्म है एमपीपी। व्हाट इज एमपीपी? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज मार्जिनल प्रोडक्शन। एक अतिरिक्त इकाई को प्रयुक्त करने से, परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई को प्रयुक्त करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। ठीक? एंड एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन, एपीपी क्या है? औसत भौतिक उत्पादन क्या है कि यदि कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से विभाजित कर दिया जाए तो इसे हम एवरेज प्रोडक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने परिवर्तनशील साधन की 100 इकाइयां लगाई और हमारा कुल उत्पादन हुआ 1000 यूनिट्स का, तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन क्या हुआ कि 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पर वेरिएबल यूनिट एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ? 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ये हमारा औसत उत्पादन या एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन कहलाएगा। तो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं उत्पत्ति के नियम के: कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। और इनके आधार पर इनमें जो परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने के कारण, उसके आधार पर हम ये मालूम करेंगे कि उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है, समता नियम है, या उत्पत्ति ह्रास नियम या हास नियम क्रियाशील हो रहा है। Whether it is law of diminishing returns, constant returns or increasing returns. First is the law of increasing returns or decreasing cost. उत्पत्ति वृद्धि नियम या लागत ह्रास नियम। जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने से कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि हो, यानी जिस अनुपात में हम उत्पादन वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी में परिवर्तन कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में टोटल प्रोडक्शन में और भी ज्यादा अनुपात में वृद्धि हो, तो इसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने साधन वेरिएबल जो फैक्टर है, श्रम की मात्रा को डबल कर दिया और प्रोडक्शन जो है, टोटल प्रोडक्शन वो 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो हम ये कहेंगे कि प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो किसे कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स? जबकि टोटल प्रोडक्शन में तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो और टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन तीनों ही इंक्रीज हो, या फिर कॉस्ट में कमी होने लग जाए, यानी कि
प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं और पर यूनिट कॉस्ट अगर डिक्रीज होने लगे तो हम ये कहेंगे कि उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील हो रहा है या द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए, टेबल और डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल लिया गया है एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट्स। ओके, फर्स्ट यूनिट को जब लगाया तो उसका सीमांत उत्पादन कितना था? 10 यूनिट्स। टोटल प्रोडक्शन भी 10 यूनिट्स है और एवरेज प्रोडक्शन भी 10 यूनिट्स है। सेकेंड यूनिट लगाई जब श्रम और पूंजी की तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना था? 15, यानी 2 इकाइयों ने मिलकर कितना उत्पादन किया? 15 यूनिट्स का। दोनों को मिलाकर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 15 + 10 25 यूनिट्स। तो कुल उत्पादन कितना हुआ? 25 इकाइयों का हुआ। एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ कि टोटल प्रोडक्शन को यदि हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा। 25 हमारा टीपीपी है और वेरिएबल फैक्टर्स कितनी की यूनिट कितनी है? 2 से अगर 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन कितना आया? 12.5। थर्ड यूनिट लगाया, मार्जिनल प्रोडक्शन था 24, टोटल हुआ 49 एंड एवरेज हुआ 16.3। इसी तरह से फोर्थ यूनिट को लगाया तो मार्जिनल प्रोडक्शन हो रहा है 35, टोटल हो रहा है 84 एंड एवरेज हो रहा है 21। तो देखिए, जब हम एक अतिरिक्त इकाई को लगाते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, उत्पादन करने के लिए वेरिएबल फैक्टर की एक एडिशनल यूनिट को जब लगाया जाता है, इनपुट करते हैं, तो उसके कारण पहले सीमांत उत्पादन में परिवर्तन होता है। सीमांत उत्पादन में परिवर्तन होने के कारण कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है एंड टोटल प्रोडक्शन में चेंज होने के कारण फिर एवरेज प्रोडक्शन में चेंज होता है। तो पहले मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, इसलिए एवरेज प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है। मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एवरेज प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन में जो इंक्रीज होने की रेट है वो ज्यादा है और एवरेज प्रोडक्शन में इंक्रीज होने की रेट वो कम है। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा हो या कॉस्ट इंक्रीज हो रही हो तो पहले मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी या मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके बाद एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो जब मार्जिनल प्रोडक्शन या एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं, जब ये इंक्रीज हो रहे हो, चाहे ये प्रोडक्शन है या ये कॉस्ट हो, तो मार्जिनल प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की रेट एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा होती है, औसत उत्पादन से ज़्यादा होती है। इसलिए जब ये इंक्रीज हो रहे हों तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑलवेज ऊपर की तरफ बनेगा और एपी की लाइन नीचे की तरफ बनेगी, क्योंकि एमपी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसको हम क्रिकेट के गेम से भी उदाहरण ले सकते हैं कि 5 मैचों की वनडे सीरीज है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये जो है ये रन स्कोर है विराट कोहली का। विराट कोहली ने फर्स्ट वनडे में 10 रन बनाए, एवरेज हुआ 10 रन। सेकंड जो वनडे हुआ उसमें विराट कोहली ने बनाए 15 रन। तो 2 वनडे में विराट कोहली ने कितने रन बना लिए? 25। दूसरे मैच में उसने 15 रन बनाए, इसलिए 2 मैचेस का एवरेज कितना आया? 12.5। तीसरे मैच में उसने 24 रन बनाए, इसलिए तीसरे मैच का एवरेज 3 मैच का एवरेज आया 16.5। तो क्योंकि सीमांत उत्पादन बदल रहा है, इसलिए औसत उत्पादन बदल रहा है। और जब ये इंक्रीज हो रहे होते हैं दोनों, तो मार्जिनल प्रोडक्शन तेजी से इंक्रीज होता है, इसलिए औसत उत्पादन इंक्रीज हुआ है, एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। तो ये ऑलवेज इसके नीचे की तरफ लाइन बनेगी, राइट। और उत्पत्ति वृद्धि नियम किसको कहते हैं? जिसमें उत्पादन में तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, लेकिन कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है। तो देखिए, क्योंकि सीमांत लागत तेजी से गिरती है, इसलिए एवरेज कॉस्ट भी गिरती है।
तो जब ये डिमिनिशिंग होते हैं कॉस्ट या प्रोडक्शन, तो मार्जिनल कॉस्ट तेजी से गिरेगी और एवरेज कॉस्ट कंपैरेटिवली कम गिरेगी। जब ये इंक्रीज हो रहे होते हैं तो सीमांत उत्पादन या सीमांत लागत तेजी से इंक्रीज होगी और एवरेज प्रोडक्शन या एवरेज कॉस्ट उसके कंपैरिजन में कम इंक्रीज होगी। तो जब हम इंक्रीज करने की लाइन बनाएंगे तो एमपी ऊपर होगा और जब हम डिक्रीज करने के लिए बनाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। उत्पत्ति समता नियम या लागत समता नियम। शॉर्ट ड्यूरेशन में जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो जब हमने परिवर्तन कुछ साधनों को स्थिर रखा एंड सम आर वेरिएबल्स, कुछ साधन स्थिर हैं और कुछ परिवर्तनशील हैं। जब हमने वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स में इंक्रीज किया और उसके कंपैरिजन में टोटल प्रोडक्शन में ज्यादा इंक्रीज हो गया तो इसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहेंगे। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्थिति में या फिर इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट कहेंगे। और इस स्थिति में प्रोडक्शन तो तेजी से बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा एट द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्लाइन। और जो उत्पादन लागत है उसमें तेजी से कमी होगी, एवरेज कॉस्ट भी रिड्यूस होगी एंड मार्जिनल कॉस्ट विल आल्सो डिमिनिशिंग, वो भी घटती हुई होगी। उत्पत्ति समता नियम या लागत समता नियम किसको कहते हैं कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं उनके यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं और उसके कारण प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जबकि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, परिवर्तनशील साधन हैं और जो स्थिर साधन है, हमारे एग्जाम्पल में वो भूमि है, लैंड है, उनके बीच में एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन उत्पन्न हो जाता है, एक आदर्श संयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और तब जिस अनुपात में हम वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स में इंक्रीज करते हैं उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स किसको कहेंगे या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट किसको कहेंगे, जबकि उत्पादन की मात्रा और परिवर्तनशील साधन की मात्रा में समान अनुपात में वृद्धि हो। इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, समान अनुपात की दर से उत्पादन में वृद्धि होती है। ये देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में है, समान अनुपात में इसमें वृद्धि हो रही है और मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। 10, 20, 30, 40, 50 जो भी अमाउंट है उस दर से वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो एमपी और एपी कांस्टेंट रहते हैं और लागत में भी समान अनुपात में ही वृद्धि होती है। ये एवरेज कॉस्ट और ये मार्जिनल कॉस्ट, ये भी एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ही होंगे टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के समानांतर पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ही एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी होंगे। तो उत्पत्ति समता नियम किसको कहते हैं, जबकि उत्पादन की मात्रा और परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में इक्वल रेशियो में वृद्धि हो रही हो। थर्ड वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। उत्पादन घट रहा है और लागतें बढ़ रही हैं। यदि हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में लगातार वृद्धि करते जाएं एंड बाय कीपिंग सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट, उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर यदि हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में लगातार वृद्धि करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जबकि उत्पादन की मात्रा में घटती हुई दर से वृद्धि होगी ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन
ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के जो स्थिर साधन हैं उनका अब ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, अति उपयोग हो रहा है, और जिसके कारण उनके जो डेप्रिसिएशन है उसकी दर लगातार बढ़ती जा रही है, और इसलिए जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसी स्टेज जिसमें कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज लेस देन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि जिस अनुपात में परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए उससे कम उत्पादन में, कम मात्रा में उत्पादन में वृद्धि हो, तो इसे हम लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स कहेंगे, घटते हुए प्रतिफल का नियम कहेंगे। और देखिए ये शुरू में धीरे 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 ये बढ़ने की दर जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, और इस स्थिति में मार्जिनल प्रोडक्शन भी डिक्रीज होता है और एवरेज प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो रहा है। देखिए जब दोनों इंक्रीज हो रहे थे तो मार्जिनल प्रोडक्शन इधर था और एवरेज प्रोडक्शन इस तरफ था, है ना। अब क्योंकि ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्योंकि तेजी से डिक्रीज हो रहा है इसलिए एवरेज प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये नीचे की तरफ बना हुआ है। डायग्राम बनाते समय इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा तो आपका डायग्राम गलत नहीं बनेगा। ओके, और देखिए अगर हम इसको इंक्रीजिंग कॉस्ट कहें तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों इंक्रीज हो रही है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में जब हम उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर और कुछ साधनों को परिवर्तनशील रखकर जब हम उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो शुरू में जो उत्पादन के फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो स्थिर साधन हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन होने के कारण उनकी जो एस्टेब्लिश्ड कैपेसिटी है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होने के कारण उत्पादन तेजी से इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। फ्रॉम ए टू बी इट्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ओके, तो उत्पादन के साधनों का जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका बेटर यूटिलाइजेशन होने के कारण उत्पादन इंक्रीजिंग दर से इंक्रीज होता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर कि जिस अनुपात में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। इसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न कहेंगे, फ्रॉम बी टू सी। और उसके बाद में भी यदि हम स्थिर साधनों पर लगातार परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करते जा रहे हैं और उत्पादन को इंक्रीज करने की कोशिश करते जा रहे हैं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जबकि जिस अनुपात में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की गई है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होगी, हमारी उत्पादन लागतें बढ़ने लग जाएंगी और उसका कारण होगा कि जो स्थायी साधन है, जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है और इसलिए उनके डेप्रिसिएशन की दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जितने परिवर्तनशील साधनों की आवश्यकता है उससे ज्यादा हम साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो एप्लीकेबल होने लगता है। हासमान प्रतिफल के नियम क्रियाशील होने लगते हैं। इस डायग्राम में तीनों जो उत्पत्ति के नियम हैं तीनों को एक साथ बताया गया है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये तीन उत्पत्ति के नियम कहलाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।